नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 1 महीने पूरे होने पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई चुनाव का मुख्य रणनीतिकार रहा है तो वो रहे हैं अमित शाह, लेकिन उनके लेफ्टिनेंट के तौर पर काम करने का मौका मिला था केशव प्रसाद मौर्य जी को, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनको अध्यक्ष बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद रहा। 325 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन लाया है और केशव प्रसाद मौर्य अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। मौर्य साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपके नेतृत्व में इतनी शानदार जीत हासिल हुई है, लेकिन अब सरकार जो है ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। क्या 2019 में प्रदर्शन का दबाव अभी से दिखाई दे रहा है? ताबड़तोड़ फैसले नहीं, सरकार को जिस तरह से फैसले लेने चाहिए थे उस तरह से फैसले ले रही है। पिछले काफी समय से सपा बसपा की सरकारें रही, इन सरकारों में काम कम होता था, भ्रष्टाचार ज्यादा होता था। कैसे राजनीतिक हितों की रक्षा की जा सकती इसका ध्यान रहता था, जनता के हितों की रक्षा कैसे की जाए इसका ध्यान नहीं रहता था। आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता के हितों के लिए क्या आवश्यक है उस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, तत्काल निर्णय लिए जाते हैं। उन निर्णयों को कंप्लायंस कराने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन जो भी आज समस्या है उस समस्या का अंत करने का एक संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और हम निश्चित तौर से यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए और भाजपा का समर्थन किया है, हम उनके विश्वास को पूरा करने का प्रयास करें। 4 बार अभी तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, अगर मैं सही हूं तो सिर्फ 4 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इस बार 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। क्या ये कास्ट बैलेंस बनाने के लिए था या संतुलन साधने के लिए? देखिए, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी किसी रूप में काम करने का अगर मौका मिलता है तो पार्टी उसको अवसर दे रही है कि आप अपने को साबित करो और जनता की सेवा करके यह दिखाओ कि हाँ, आप एक अच्छे प्रकार से एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी एक सरकार में आए तो सरकार के अंदर भी, संगठन में आए संगठन के अंदर भी। तो मैं यह मानता हूं इस प्रकार का पार्टी ने अवसर दिया है, नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। पीडब्ल्यूडी की इतनी क्या अहमियत है? क्योंकि पिछले सरकार में शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया जा रहा है, तो इस मंत्रालय की अहमियत इतनी क्यों बढ़ जाती है? देखिए, पिछली सरकार के साथ और इस सरकार की तुलना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। इस सरकार में काम करने की एक इच्छा शक्ति लेकर के सबसे बड़ा जो संकट प्रदेश के अंदर था, जो विकास के कार्य में अवरोध था, उसका एकमात्र कारण था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आज हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम 15 जून तक उत्तर प्रदेश की जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त बनाएंगे और उस दिशा में तेजी से अभियान भी चल पड़ा है। लेकिन पिछली सरकार के समय में बजट भी होता था, गड्ढे भी होते थे, लेकिन गड्ढे तो नहीं मुक्त होते थे, बजट समाप्त हो जाता था और उत्तर प्रदेश की जनता को उस पीड़ा का सामना करना पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजट होगा तो जनता की पीड़ा को दूर करने के लिए होगा, किसी और की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में, आप कह रहे हैं कि 15 दिन में आप गड्ढे भरेंगे, लेकिन अखिलेश यादव तो काम बोलता है कि नारे पर चल रहे थे, उन्होंने एक्सप्रेस वे भी बनाया, लेकिन क्या राज्य की बाकी सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया? इसलिए अखिलेश यादव जी अगर विज्ञापन से बाहर आकर के जमीन पर काम किए होते तो यह दशा उनकी नहीं होती। उन्होंने विज्ञापन के बल पर सफलता के सपने देख रहे थे और जन आकांक्षाओं की लगातार उपेक्षा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए विज्ञापन के माध्यम से नहीं, जमीन पर काम करके देने का प्रयास कर रही है। आपने सरकार संभालते ही बोल दिया था कि जो एक्सप्रेस वे है उसकी जांच करवाई जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक्सप्रेस वे बनाने में कोई घोटाला हुआ है? तो घोटाले तो बहुत सारे हुए हैं, हमने बोलने की बात नहीं है। हमने तो जो लोक कल्याण संकल्प पत्र लेकर के आए हैं उसमें स्पष्ट तौर से कहा है सपा बसपा की सरकार 14 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में रही है और 14 वर्ष के कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार के मामले होंगे, जिसकी शिकायत आएगी, उनकी समीक्षा करेंगे और उनकी जांच कराने का काम करेंगे और जांच में दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक बात यह है केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कहा जाता है कि सरकार को एक हनीमून पीरियड मिलता है, सरकार बनने के बाद थोड़े दिन लोग सोचते हैं चलो भाई अभी बनी है, थोड़ा वक्त दिया जाए, लेकिन आपका परफॉर्मेंस 24 घंटे कैमरे की निगरानी में है। आपकी सरकार कब उठती है, आपकी सरकार कब जागती है, आपके मंत्री क्या काम करते हैं, आपके मंत्री कहां जाते हैं, 24 घंटे आप कैमरे की स्क्रूटिनी में है। ये अच्छा भी है
और ये बुरा भी। आप क्या इसको परफॉर्मेंस के लिए दिक्कत मानते हैं, आपके लिए चुनौती? नहीं, देखिए, मैं दिक्कत नहीं मानता हूं। ये तो अच्छी बात है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी लेकर के काम करने के लिए जो लोग आगे आए हैं वहां जनता की नजर में बने रहें, और जनता की नजर में बने रहने के लिए आपका कैमरा अगर हमारे सरकार के पीछे रहता है तो कोई कमी होगी तो वह भी ध्यान में आएगी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें और अधिक से अधिक परिश्रम करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके, क्योंकि हमारे आदर्श आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे संगठन में आदर्श हमारे आदरणीय अमित शाह जी हैं। हम लोग भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के कि भारतवर्ष विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करे, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करे। मोना जी, एक बात और लोग कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है, राजनीतिक विचारक हैं उनका मानना है, पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है कि ठीक उसी तरह का काम केशव प्रसाद मौर्य ने किया, 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। क्या आपको इसका कोई मलाल है? नहीं, कोई मलाल नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग तो गीता में कर्म करने का काम हमारा है, जो फल की इच्छा रख करके कर्म करते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती है। और मैं मानता हूं कि जिस स्तर पर मुझे दायित्व दिया है पार्टी ने, इससे बड़ा किसी को दायित्व दिया नहीं जा सकता। 5 वर्ष के अंदर विधायक, सांसद, क्षेत्र अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इससे बड़ी सेंचुरी मारी है। इससे बड़ी उपलब्धि किसी के राजनीतिक जीवन में मैं जहां तक समझता हूं कि शायद ही मिली होगी, और मैं अपने नेतृत्व का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। बड़ी चुनौती आपके पास धन लेने को आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने बहुत ज्यादा ऋण ले रखा है, हर आदमी के सर पे हजारों रुपए का ऋण है। ऐसे में आपने 36,000 करोड़ की किसानों की कर्ज माफी की है। सवाल यह है कि आपको 3 महीने के भीतर बजट पेश करना है, ये पैसा कहां से आएगा? देखिए, रास्ते बहुत सारे हैं। अभी हम लोग विभागीय समीक्षाएं कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन आ रहे हैं उन प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्पष्ट ध्यान में आता है कि जितना किसानों का कर्ज माफ किया गया है, इससे अधिक मात्रा में पैसा बर्बाद किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के किसान के जीवन में खुशहाली आ जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और हम निश्चित तौर से सरकार के जो खर्चे हैं, अगर उनको कम करके भी किसानों के जीवन में खुशी लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा तो हमारी सरकार करेगी। ठीक है, वैसे किसानों के खर्चे को कम करने के लिए सिर्फ सरकार के खर्चे कम करने से काम नहीं चल जाएगा, आपको अतिरिक्त की भी जरूरत लगेगी। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास पीडब्ल्यूडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोर्टफोलियो के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग का है। रायबरेली के फूड पार्क को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, अमेठी के फूड पार्क को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उस पार्क को लेकर आपकी कुछ योजनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता कई बार उसके बारे में बोल चुके हैं। ऐसा दीपक जी, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी मैंने विकासवादी पार्टी है। हम विकास चाहते हैं, हम विवाद नहीं चाहते। और अमेठी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक मेगा फूड पार्क बने, अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग की यूनिटें स्थापित हों, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की जितनी अधिक संभावना है, अगर उसका हम सही तरीके से दोहन करते हैं तो मेरे उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पलायन जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से होता है उससे मुक्ति भी मिलेगी। एक बड़ा इशू, अगर मैं पॉलिटिकल उससे आप बात करूं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं या उप मुख्यमंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये कहूं तो बेहतर होगा। प्रदेश अध्यक्ष आप पहले बने हुए थे, लेकिन अब ये बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, उसके गठबंधन को हराने के लिए एक मेगा अलायंस हो जाए, जिसमें एसपी भी साथ आ जाए, बीएसपी भी साथ आ जाए, कांग्रेस भी साथ आ जाए, बीजेडी भी साथ आ जाए, ममता भी साथ आ जाए। क्या आपको ऐसा कोई अलायंस नेशनल लेवल पर पॉसिबल लगता है? और उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा अलायंस हो गया तो वोट शेयर में आप मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर पीछे हो जाएंगे। देखिए, एक लाइन में अगर मुझे कहना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि सारी पार्टियां एक हो जाए, लेकिन मेरे अकेले माननीय नरेंद्र मोदी जी इन सबको परास्त करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण आज की तिथि में आपको दिखाई दे रहे हैं, वह मैं यह मानता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण किया है, उस दिन हम 10% और अधिक वोटों के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और मैं यह मानता हूं कि 2019 के चुनाव में आप कोई बहुत आश्चर्य मत करिएगा, अगर अलग अलग लड़ेंगे तो भी, एक साथ लड़ेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के 60 मतदाता होंगे और उन सारे मिलाकर के उनके पास 40 भी शायद होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि 2014 में हमने 73 जीता था और 2019 में 80 जीते, तो कोई आप बड़ा आश्चर्य मत करना जिस दिन रिजल्ट। महाराज, ये
चुनाव के वक्त पार्टी ने एक बात और कही थी कि आपने हमको दिल्ली में सरकार दे दी, अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद राज्यसभा में भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे, लोकसभा में आपके पास मेजोरिटी है, अगर ये तीनों जगह सरकार बन गई तो आप राम मंदिर बनाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में कुछ करने जा रही है? देखिए, सरकार के स्तर का ये विषय नहीं है। यह विषय अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपस में बातचीत के आधार पर रास्ता निकालने की बात कही है, लेकिन कहीं भी संवैधानिक सीमा में कोई हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हमारी सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो सरकार सहयोग करेगी। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, लेकिन जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं हो जाता, जब तक आपस में समझौता नहीं हो जाता, निश्चित तौर से उस काम में रुकावट है। नहीं, लेकिन सरकार तो सरकार के तौर पर समझौते की पहल कर सकती है, वो मुस्लिम पक्ष को भी बिठा सकती है। चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, आप कस्टोडियन भी हैं, तो आप मुस्लिम पक्ष को भी बुला सकते हैं, हिंदू पक्ष को भी बुला सकते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो संकेत किया है आपस में बैठ करके कोई रास्ता निकालने का, उस दिशा में जिनको प्रयास करना चाहिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मौर्य जी, क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटीज ने इस बार आपको वोट दिया है, खासकर माइनॉरिटी महिलाओं ने, और माइनॉरिटी के मन में किसी भी तरह का शक सुबह न जाए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल पंडित ऐसे हैं जो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करती है और मेजोरिटी की राजनीति करती है। क्या ये आरोप हकीकत है? देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी और उस बैठक में पूरी कार्य समिति ने प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन किया, उनको बधाई दी कि उन्होंने बैकवर्ड कमीशन लाने का एक बहुत ही दिनों से बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने का काम किया। और उसमें बहुत विस्तार की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मुस्लिमों में भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके भी लिए प्रयास करना चाहिए, उनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जो मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए भी जो पीड़ा है उनकी जानना चाहिए, वोट के लिए नहीं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। अच्छा विचार है आपका, लेकिन जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो उसको एक मेजॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने पर मजबूर भी करती है। उसी दिशा में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे पर, जो कि उत्तर प्रदेश की गलियों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, कि आपकी सरकार कुछ करने जा रही है या केंद्र को कोई सुझाव देने जा रही है, हालांकि ये राज्य का विषय नहीं है। ये राज्य का विषय नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने सदा से, चाहे कश्मीर का विषय रहा हो, चाहे सामान्य नागरिक संहिता का विषय रहा हो, ये विषय सदैव से पार्टी के स्तर पर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और जब उचित समय आएगा मुझे लगता है कि वह निर्णय भी होगा। आखिरी दो सवाल, क्या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में शिवपाल ने जो काम किए थे, क्या आप उसकी समीक्षा करेंगे? क्योंकि उन पर भी भ्रष्टाचार पर व्यक्तिगत रूप से कई आरोप लगे थे। देखिए, मैंने कहा कि आपने लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक लाइन अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें सब कुछ ध्यान में आ जाएगा, वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो और चाहे कोई अन्य मंत्रालय हो। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के माध्यम से स्पष्ट तौर से कहा है कि 14 वर्षों में अगर सरकार जो रही है पीछे सपा बसपा की, उसने कहीं भ्रष्टाचार किया, उसकी शिकायत आएगी तो उसकी जांच कराने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आखिरी सवाल, दुर्भाग्य यह है कि देश में जो है जब भी हम बात करते हैं तो चुनाव आते ही रहते हैं। अब नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव आने वाले हैं। यूपी बीजेपी का जो मिशन था वो 265 प्लस था उत्तर प्रदेश को लेकर। नगर निगम और नगर पालिका में आपका क्या टारगेट है? देखिए, नगर निगम और नगर पालिकाएं सदा से भाजपा के पास रही हैं और मैं समझता हूं कि इस बार भी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भाजपा का कमल खिलेगा। जनता इस बात को समझ चुकी है कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा आ जाएगी तो विकास होगा। सबको ये मालूम, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए नगर पंचायत से लेकर के नगर निगम तक जब भाजपा की सरकार होगी तो विकास बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितने भी मंत्रीगण हैं वो अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दें, लेकिन मंत्रियों ने अभी तक नहीं दिया है। क्यों? पार्टी को भी देने को कहा था, यानी आपके संगठन में भी देने को कहा? नहीं, अधिकतर लोगों ने दे दिया है। 10-5 लोग कहीं कोई व्यस्तता के कारण से, कहीं दर्शन में यात्रा के कारण से नहीं दिया होगा। वो अभी मुझे लगता है सबका लगभग आ गया है और जिनका नहीं आया होगा आ जाएगा। पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार मुक्ति की राजनीति करती है, तो भ्रष्टाचार की मुक्ति की राजनीति की दिशा में सबसे पहला कदम सरकार में जो मंत्री हैं उनका होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए आदेश दिया और सब लोगों ने लगभग किया है। जिनका छूटा होगा 2-1 दिन में आ जाएगा।
चलिए, केशव प्रसाद मौर्य जी, आपने हमसे बात की, अपना कीमती वक्त निकाल लिया, हमें कह दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको सरकार चलाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद है बहुत बहुत दीपक जी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बड़े बेबाक ढंग से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य विकास की राजनीति करना है, विवाद की राजनीति नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।